हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। यस सर। ओके ओके गुड। तो लास्ट हमने एग्जाम्पल्स किए थे बहुत सारे। एक्सरसाइज 9.3 हमारी चल रही थी। सो एक्सरसाइज 9.3 में हम कहाँ पहुंचे थे लास्ट में, पता है सभी को? एक्सरसाइज 9.3 में सब लिख तो रहे हो ना क्लास के साथ साथ? यस सर। यस सर। ओके, तो लास्ट कहाँ थे हम? क्वेश्चन 14 खत्म किया था सर। ओके, तो क्वेश्चन 14 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 से। अभी तक देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें अगर कहीं पर भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 11th क्लास में हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है और उन एग्जाम्पल्स के अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि बाद में डाउट पूछेंगे तो बाद में होगा ही नहीं, बात तो कभी होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक के बाद एक एग्जाम्पल आते रहेंगे और अगर आपके पुराने डाउट रह जाएंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। आई थिंक 15 पे हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं किया तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है 15 को। क्या आवाज नहीं आई? मुझे तो कुछ बोल रहा था क्या? हेलो, 15 कर लिया था क्या कंप्लीट? चलो कर लेते हैं, मान लो कि आपने नहीं किया तो हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। सर कर लिया था बट मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, कर लिया था बट आपको समझ में नहीं आया। ओके यस ओके, सर। कोई बात नहीं। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है गिवन द जीपी a is equal to 7 to 9 and seventh term is 64, determine S7। S7 का क्या मतलब होता है? समेशन ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। ना, एस एन का जनरल फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 और ए 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस। कोई भी इसमें से लगा सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। नाउ ए हमारे पास है, आर हमारे पास नहीं है। एन की बात करें तो S7 लिखा हुआ तो एन इज इक्वल टू तो 7 ही देने वाला। मतलब अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आर होना चाहिए। आर हम फाइंड आउट कर ले तो S7 आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। सेवेंथ टर्म 64 है, यानी कि A7 जो है वो 64। नाउ ए एन जो है ए एन को अगर लिखना हो तो ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1। ओके, सो ए 7 विल बी ए आर रेस टू 7 माइनस 1। so a7 will be r raised to 6। That's it. Now a r raised to 6 is equal to 60। ठीक है, नाउ ए हमारे पास है 720, सो 720 r raised to 6 is equal to 60। नाउ 2 raised to 5 जो है ये आपको पता होना चाहिए, वैसे तो उन्हें 2 raised to 10 तक बोला था 32। अगेन एक और बार 2 raised to 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 raised to 6। दैट मींस 64 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 raised to 6 लिख सकता हूँ। सिमिलर सिमिलर सर सिमिलरली। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्रैक हो रही है मतलब क्लियरली नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, बीच बीच में क्रैक हो रही है। एक मिनट। क्या सभी को क्रैक हो रही है क्या मेरी आवाज? हाँ यस सर, सर। मुझे भी क्रैक हो रही है। ओके, एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ। Change कर देता हूँ।
हेलो हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? यस सर। हाँ सर आ रही। अभी एकदम क्लियर है ना सभी को? ओके, सो इश्यू रिजॉल्व नाउ। अब हम कहाँ थे भाई? हम यही स्टेप पर थे, 729 r⁻6 64। तो मैंने क्या समझाया था यार कि 2⁻6 को हम 64 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3⁻6 को क्या 729 लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हैं। So here we have r⁻6, 2⁻6 divided by 3⁻6. So अब यहाँ पर चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? r⁻6 इज इक्वल टू 2⁻6 डिवाइड बाई 3⁻6। तो मैं थोड़ी सी जगह कर लूँ, थोड़ी सी जगह कर देता हूँ भाई। चलो अब क्या करेंगे भाई? अब सिंपल है यार, ये हमने किया था, आपको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, बाकी काफी आसान सा क्वेश्चन। r⁻6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 होल रेज़ टू 6। नाउ जब हम पावर सेम होते हैं तो बेस को सेम ले लेते हैं। सिमिलरली अगर बेस सेम होता है तो पावर को सेम ले लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि बेस अननोन है, दैट इज आर अननोन है, तो हम पावर को सेम है, सेम दिख रहा है भाई, 6 इज इक्वल टू 6, तो बेस को इक्वल कर लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू 2/3, दैट्स इट। नाउ जैसा कि मैंने कहा था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास अगर ए मिल जाता है, हमारे पास अगर आर मिल जाता है, तो वी आर किंग। अब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब क्या करना क्या है? S7 फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? S7 फाइंड आउट करना है। सो S7 हमें आसानी से मिल जाएगा। सर सर यहाँ पे आपने r⁻6 फाइंड किया था, तो उसमें r⁻6 इवन है, पावर इवन है। पावर इवन है, हाँ तो हाँ, पावर इवन है, तो उसमें हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे? r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। ओके, मतलब आपका कहना है कि r⁻6 है तो यहाँ पर 2/3 होल रेज़ टू 6 है, ऐसा बोल लो। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, r⁻6 है और 2/3⁻6 है। तो आपका कहना है कि भाई जैसा कि आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है, तो या तो मान लो कि 4 होता है, तो आप हम क्या करते हैं? प्लस और माइनस 2। सो यहाँ पर आपका कहना है कि r⁻6 है, तो यहाँ पर 2/3 होल रेज़ टू 6 है, तो r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 थी। अरे मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आर स्क्वायर है, यहाँ पर इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ये भी सेम है, ये भी सेम, सो आर विल बी 2। अब यहाँ पर -2, ये देखो एक पावर वाला कंसेप्ट अलग है और बेस वाला कंसेप्ट अलग है। -2 होता, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, -2 होल रेज़ टू 2 होता और आर स्क्वायर होता, तो हम आर इज इक्वल टू -2 ले लेते ना भाई। चलो एक काम करो, व्हाइट बोर्ड पर ले जाते हैं हम आपको, व्हाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ मैं तुमको। हम्म, हम्म, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यू और व्हाइट बोर्ड, ध्यान से देखो, देखो r⁻6 इज इक्वल टू 2/3 होल रेज़ टू 6 है, ठीक है? तो r इज इक्वल टू 2/3 मैंने लिख दिया। नाउ अगर ये होता r⁻6 इज इक्वल टू -2/3 होल रेज़ टू 6, तो r इज इक्वल टू -2/3 ले लेता। समझ रहे हो मेरे बात? यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं है। कौन सा वाला? आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो हम ले सकते हैं r इज इक्वल टू प्लस और -2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 2, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू -2, ठीक है? समझे क्या? यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? r⁻6 इज इक्वल टू -2/3 होल रेज़ टू 6 करेंगे तो भी ये कितना आ जाएगा? 64 डिवाइड बाई 729, यही आ जाएगा ना भाई। So definitely you can take r is equal to -2/3।
ले लो r इज इक्वल टू -2/3, आगे देखना। लेकिन हमेशा एक बात पॉइंट ध्यान में रखना, एक हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना कि जियोमेट्रिक मीन जो है, जियोमेट्रिक मीन वो नेगेटिव के लिए कभी भी नहीं होता। जियोमेट्रिक मीन जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, जियोमेट्रिक मीन जो है वो नेगेटिव के लिए कभी वैलिड नहीं होता, नेवर वैलिड। लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास है 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और 8। नाउ जियोमेट्रिक मीन 2 और 4 का निकालते तो कितना होता है भाई, 4 होता है, ठीक है ना। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, और ये हो जाएगा 4। नाउ अगर आपके पास है -2 एंड -8, इनका जियोमेट्रिक मीन निकाल के देखो। इनका जियोमेट्रिक मीन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 16 हो जाएगा। नाउ अगेन 16 तो ये 4 हो गया, तो ये तो कहीं बना ही नहीं ना भाई, जियोमेट्रिक मीन तो कहीं बना ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर समझ रहे हो कंसेप्ट ऑफ आर को। तो वाई वी टेक पॉजिटिव 2/3, यहाँ पर देखो कहीं पर भी नेगेटिव के लिए वैलिड ही नहीं होगा। एक काम करो फिर से समझते, चलो 2 और है 8, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16, ठीक है, अंडर रूट, सो इट विल बी 4। ओके ओके। नाउ अगर आपके पास -2 है और एक तरफ है -8, तो भाई कहना क्या चाहते हो, अगर मैं -2 अगर r रखना चाहूँ तो यहाँ क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए ना भाई, -4 आना चाहिए। बट अगर आप जियोमेट्रिक मीन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -8, तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव 16, और ये तो क्या हो गया, 4, ठीक है। सो जियोमेट्रिक मीन अगर r की बात करें तो ये कभी भी नेगेटिव के लिए वैलिड ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी टेक ओनली पॉजिटिव 2/3 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो वी हैव a, क्या था हमारा, r था ना, r इज इक्वल टू 2�6 डिवाइड बाई 3�6, इट विल बी ओनली r इज इक्वल टू 2/3 ओनली, दैट्स इट। हमेशा ध्यान रखना, समझ में आया? यस सर। ओके, हमेशा ध्यान रखना जियोमेट्रिक मीन जो है वो नेगेटिव के लिए वैलिड ही नहीं है, नेगेटिव के लिए वैलिड ही नहीं। ना वो बार मिल गया है हमें, तो हमें S7 निकालना है। तो S7 a r⁻7 -1 डिवाइड बाई r-1। नाउ a हमारा कितना था भाई, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें a कितना मिला था, 729। 729, 2/3 होल रेज़ टू 7 -1 डिवाइड बाई 2/3 माइनस, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लो, 2059 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। कैलकुलेशन करूं क्या आगे, सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना इतना, इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने लास्ट में डिस्कस भी किया था। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंप्लीफाई करके आंसर आया क्या किसी का, लास्ट में आ ही गया था ना, ये लास्ट हमने किया था यार, अच्छे से हाँ किया सर, लास्ट टाइम आंसर आ गया था। था। ओके, अभी यहाँ पर और नीचे जाना पड़ेगा हमें, बहुत ज्यादा नीचे चले गए, काम करो। चलो 15 हो गया था, अब 16 पर आ जाते हैं। नाउ 16 जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और आपके डाउट भी आने चाहिए, जैसा कि अभी कितना अच्छा डाउट है, उसको कैसे रिजॉल्व किया वैसे डाउट भी आने चाहिए। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। चलो पहले तो जो लिखा है उसी से स्टार्ट करते, फाइंड अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन
फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, मान लो कि पहली टर्म को मैं a1 बोलता हूँ, दूसरी टर्म को a2 बोलता हूँ, इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a3। किसी के दिमाग में कुछ अप्रोच आ रहा है क्या? करे तो करे क्या? अप्रोच डिस्कस करो तो मुझे पता चलेगा कि अब कितना डेवलपमेंट हो चुका है तुम्हारे दिमाग का, कि कैसे सोच पा रहे हो। सर वो a5 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ar रेज टू द पावर 4। चलो ar रेज टू पावर 4, चलो ar रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a r, थर्ड टर्म है ना, तो ar स्क्वायर, गुड, फिर a कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 2। सही अप्रोच है क्या? सर इधर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिंप्लीफाई करना है। डेफिनेटली r, यही मैं चाहता था कि कोई तो बोले, इधर समझे। r is equal to -2. Now again a plus ar is equal to 4. So we have two valid terms. कौन सी दो वैलिड टर्म है हमारे पास? a plus ar is equal to 4. Now a plus ar is equal to 4 हम करते हैं तो a हमें आसानी से मिल जाएगा, a1 plus r is equal to 4. Now अब यहाँ पर a निकालना बहुत ही आसान हो गया है, ये हो जाएगा 4। जब -4 है ना भाई, दोनों का सम -4 है। सो एक तो हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, a इज इक्वल टू -4/3 मिला, और दूसरा अगर मैं 2 रखता हूँ, तो a क्या मिलेगा? 1। अच्छा 2 ही रखा अभी तो, 1 -2 रखूंगा तो -4। सो a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू +4। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 2 मिल चुके हैं। क्या 2 मिल चुके हैं? 2 a मिले हैं ना भाई, और उन 2 a के करस्पॉन्डिंग अलग अलग r मिले हैं। तो अब यहाँ पर हमारी कितनी जीपी बन जाएगी? 2 जीपी बन जाएगी, 2 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी तो पहली तो हमारी क्या होगी, a -4/3 से स्टार्ट करते, तो -4/3 हमें मिला कब? जब हमने r इज इक्वल टू 2 रखा तब -4/3 मिला। सो -4/3, अब 2 ही तो मल्टीप्लाई करना है, सो -8/3। अब 2 ही तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा? -16/3 एंड सो ऑन। ये तो हमें ये वाले केस के लिए मिला जब a इज इक्वल टू -4/3 और r इज इक्वल टू 2 होता है तब। और दूसरा क्या बोल रहा था मैं? दूसरा ये बोल रहा था कि अब हमारे पास एक और भी तो केस है, जब हमने -2 रखा ना, जब हमने -2 रखा तब हमें a इज इक्वल टू 4 मिला। जब हमने -2 रखा तो a इज इक्वल टू 4 मिला। एक और अगर आपने बात नोटिस की ना, पिछले एग्जांपल में हमारे पास a जो है कांस्टेंट था, that is given a is equal to 7 to 9 and progression, so we can't take -2/3 as r. Here we have different a corresponding to different r. यहाँ पर हमें जीपी खुद बनानी है, वहां पर जीपी गिवन थी, यहाँ पर हमें जीपी खुद बनानी है, हमें आर भी खुद ही ढूंढना है, और इस कोरस्पॉन्डिंग आर के हमें 2 ए मिल रहे। तो यहाँ पर हमने 2 जीपी बनाई, एक तो ये वाली और दूसरी हम बनाने जाने वाले हैं आर इज इक्वल टू -2 और ए इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा 4, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +16 एंड सो ऑन। So that is also one bigger difference why we don't take -2/3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सीरीज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार हो चुकी है, ठीक है। 2 सीक्वेंस बोल दो, -4/3, -8/3, -16/3, और दूसरा है +4, -8, +16 एंड सो ऑन। चलो 16 कंप्लीट भाई सभी के लोगों का साथ साथ में कंप्लीट हो रहा है क्या? अभी देख रहे हो फिर बाद में कंप्लीट करोगे? साथ साथ में सभी लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो हो गया क्या सभी का, कि किसी को इसमें कुछ डाउट है अभी और भी? हो गया सर। हो गया ना, चलो गुड। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान था, सिंपल जो गिवन है उससे स्टार्ट करो और फिर प्रोग्रेस करते रहो। नाउ क्लियर ऑल ड्राइंग। नाउ बात करते ये हमने कंप्लीट कर लिया,
अब चलो 17 वाले की बात कर। अरे यार इससे इससे आसान तो कुछ नहीं होगा मुझे लगता है। 17 वाले से आसान तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बोला है? इफ द फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड, ए फोर को हम ए आर क्यूब लिख सकते हैं जिसको हम एक्स बोलेंगे। 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए 10 इज इक्वल टू ए, फिर आर रेस टू 9 हो जाएगा जिसको हम वाई लिख सकते हैं। फिर ए, ऐसा ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये किया हुआ है कहीं पर? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो आया ही होगा। A16 is equal to AR raised to 15 is equal to Z. Now, prove that X, Y, Z are in GP. अरे यार, तो आपको अरे जियोमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? जियोमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट कि एक A है, एक P है, इन दोनों का मीन क्या होगा? जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पर मान लो कि X होता है, तो इन दोनों का रेशियन दैट इज X डिवाइड बाई A और B डिवाइड बाई X सेम होगा। तो X विल बी एक्स स्क्वायर ए बी, सो X विल बी अंडर रूट ए बी। क्यों यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया? एक्सप्लेन कर ही दिया। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये तीन हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारे पास एक तरफ x नंबर है, एक तरफ z नंबर है, तो इन दोनों का जो मीन होगा y, वो डेफिनेटली रूट एक्स जेड होगा भाई। समझ में आया क्या? ये कंपेयर करो इससे, कंपेयर कंपेयर कंपेयर, और ये x क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, जब आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया, इतना पता चल गया, तो फिर चलिए फिर स्टार्ट कर दो। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड एटलीस्ट प्रूव करना है आपको। तो ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा कि 4th, 10th एंड 16 टर्म्स ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, और ये एक्स वाई जेड अपने आप में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। रीजनिंग क्या है इसके पीछे? रीजनिंग क्या है कि भाई दो नंबर के बीच का जो नंबर होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो उनका जियोमेट्रिक मीन होता है। तो y will be geometric mean of x and z. तो y should be equal to अंडर रूट x and z. अब बहुत ही आसान है प्रूव करना, बहुत ही आसान है प्रूव करना। चलो तो इसको प्रूव कर डालते हैं। नाउ लेट्स टेक आरएचएस ले लो भाई, कोई एलएचएस से भी कर लेना तो हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आरएचएस क्या था भाई? अंडर रूट एक्स जेड, ठीक है ना? नाउ एक्स कौन सी टर्म थी भाई? फोर्थ टर्म थी, ए आर क्यूब। जेड कौन सी टर्म थी भाई? 16 टर्म थी, तो ये हो जाएगा ए आर 15। तो ये क्या हो रहा है यार? ये हो रहा है ए स्क्वायर 15 और 3 कितने होते हैं? यहाँ पर जो गलती करते हैं मैं बताता हूँ, कितने लोग क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। अरे भाई पावर का समेशन होता है, पावर का समेशन, नॉट 15 मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं होगा, यहाँ पर 15 प्लस 3 होगा। पावर जो है उसका हमेशा समेशन होता है, ये गलती मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझाया, हर साल समझाता हूँ, तो भी वो लोग गलती करते हैं एग्जाम में। सो आर रेस टू 18, नाउ अंडर रूट 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आर रेस टू 9, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2। अब अंडर रूट निकलेगा तो क्या बचेगा? ए आर रेस टू 9 which is A10, which is y, which is, that's it। LHS से करते तो भी आ जाता भाई, तो उसमें शायद हमें क्या करना पड़ता, इसको अरेंज करना पड़ता ना, इसको अरेंज करना पड़ता। LHS से करते तो यहाँ से स्टार्ट होता ना भाई, यहाँ से स्टार्ट होता, गाड़ी उल्टी चलती, इसको अरेंज करना पड़ता कुछ इस तरीके से। अरेंज करते 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 हम यहाँ पर उसके बाद यहाँ पहुंचते और फिर हम प्रूव कर देते कि भाई ये RHS के बराबर। और RHS से किया तो ये गाड़ी है सिंपल। ये RHS से स्टार्ट मैंने इसलिए किया था कि आपको ये स्टेप आसानी से समझ में। अगर मैं LHS से स्टार्ट करता और गाड़ी उल्टी ले जाता तो हो सकता है किसी को डाउट होता, ठीक है। तो RHS टू LHS इज करेक्ट अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन है
क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। एक तो बार बार भाई सभी को आ रहा है ना समझ में, मजा आ रही है कि कंटाला आ रहा है? अरे भाई आ रहा है समझ में। आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स यार, मैथमेटिक्स में मजा आनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर कौन सा हुआ था भाई लास्ट, 17 18? ये हो गया हमारा, 17 तक हो गया। हाँ 18 वाला जो सम है ना भाई, 18 वाला जो सम, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। कब, कौन 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 सा सम है पता है? 18 वाला, 8 प्लस 88 प्लस 888, वो हमने ऑलरेडी इसका अप्रोच सीख लिया है कि कैसे होता है वो। तो 18 वाला तो करने की कोई नीड नहीं है, तो अब हम बढ़ेंगे 19 वाले की तरफ। 19 वाले की तरफ बढ़ते हैं। भाई पता है ना 8 प्लस 88 प्लस 888 का अप्रोच क्या है, मैंने सबको समझा दिया था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, उसका सबसे पहला अप्रोच क्या होता है? सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि उसको, या नीचे ही नहीं जा रहा है, सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि उसको 9 में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, फिर 9 से डिवाइड करो, उसके बाद 10 में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, और फिर 1 को कॉमन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रहा किसी का। यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर, स्क्रीन तो दिख रही है बट आपका पीपीटी ब्लैंक है। हाँ, अब ये यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वन मिनट। ओके, एक मिनट। एक काम करो, अगला क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या है, किसी के पास है क्या क्वेश्चन? हम कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करें। हेलो। सर नेटवर्क वाला। हाँ 18 वाला तो हो गया ना भाई, 8 प्लस 88 वाला तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है पिछली क्लास में। एग्जाम्पल में उसका सिमिलर क्वेश्चन था, तो 19 वाला क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो पढ़ो 19 वाला, ताकि सभी को आवाज आ जाए। और यहाँ पर जैसे ही ये इश्यू रिजोल्व होता है, हम इसको भी फिक्स करते हैं इतनी देर में। सर हम्म find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences हम्म 4,
8 16 32 and 128 32 8 2 1/2. तो यहाँ पर हमारे पास दो सीक्वेंस गिवन है 2 4 8 16 32 और दूसरी सीक्वेंस है 128 32 8 2 एंड 1/2। अब ये बोल रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट करो और उसके बाद फिर 5 टर्म जो है उनका समेशन निकालो, यही है ना। चलो तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 128 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 128 यहाँ पर हो जाता है 256, 2 मल्टीप्लाई बाय 128 हो जाता है 256। उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे दोनों सीक्वेंस का तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होता है 128। उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 64 हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 16 हो जाता है। अब हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ गई, अब हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ गई। अब यहाँ पर 256 128 64 32 16, 256 128 64 32 16। तो भाई इन्होंने जो सम करने को कहा है तो ये क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर लेंगे। पर ये प्लस प्लस करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे भाई, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अब 11th स्टैंडर्ड में है तो अब ये प्लस प्लस करने वाला क्वेश्चन तो नहीं ही पूछेंगे। ठीक है, प्लस प्लस करने वाला क्वेश्चन तो नहीं ही पूछेंगे। एक मिनट, तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ अप्रोच लगाना पड़ेगा, जो हमारे करंट जो हमने सीखा है उसका कुछ अप्रोच लगाना पड़ेगा, जो हमने कुछ सीखा है उसका अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा है भाई, हमने अभी तक सीरीज के अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखा है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है। तो अब ऑब्वियस बात है कि अब ये एक्सरसाइज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको देखना पड़ेगा। तो नई सीरीज में आप देखोगे 256 128 64 32 16, तो आपको आर कितना मिलेगा भाई, आर कितना मिलेगा नई जो सीक्वेंस बनी 1/2। आर जो है वो आपको 1/2 मिलेगा क्या, यस सर। ओके। तो आर 1/2 मिल रहा है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये 256 128 64 32 16 को थोड़ा उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो तो क्या बन जाएगा 16 32 64 128 256। उल्टा लिख दो तो कि यही बनेगा ना भाई, जब उल्टा लिख देंगे यस सर। तो अब आर कितना मिलता है 2। हाँ, अब आर 2 मिल गया। तो आर इज इक्वल टू 1/2 रखने से अच्छा ये कि आर इज इक्वल टू 2 रख दो ताकि आसानी हो जाए ना। आर इज इक्वल टू 2 मिल गया, ए आपके पास 16 हो गया, रिवर्स जो हमने किया उसके अंदर ए इज इक्वल टू 16 आर इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, S5 निकालना है, तो अब कर लो S5। अब आप आसानी से S5 कर सकते हो, S5 कर लो, फिर क्या अप्रोच बनता है, क्या आंसर आता है वो मुझे बता दो जरा एक बार। S5 करोगे तो E R⁻n-1 डिवाइड बाई R-1। ए आपका 16 है, R2 है और नीचे 2-1 तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर R⁻5-1 तो 32 -1 31। तो आपको 16 - 31 करना है क्या, 16 - 31 ही तो करना है, और क्या करना है। तो 16 - 31 कितना आया भाई सभी का, -15। कितना 7 -15। 16 - 31 -15। -15 क्या बात कर रहे हैं यार, 16 मल्टीप्लाई बाई 31 करना है ना भाई, 16 मल्टीप्लाई बाई 31 करना, समझ रहे हो क्या। एक मिनट यार, मेरे को स्क्रीन चालू करके ही समझाना पड़ेगा, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं ये आगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 31 नहीं आ रहा, मेरे 11 मल्टीप्लाई बाय 31 आ रहा है। एक मिनट देखते हैं हम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
जूम तो चालू करें। अरे यार हमारे पास सीरीज कौन सी है भाई? सीरीज बताओ जोर बराबर से। 16, 32, 64, 128 एंड 256, सही है, ये सीरीज है सभी लोग की। यस सर। हाँ, तो ए कितना है भाई? 16 है, ए 16 है, आर इज इक्वल टू 2 है, तो एस फाइव का फॉर्मूला लगाना है। एस फाइव इज इक्वल टू ए आर रेस टू 5 -1 डिवाइड बाई आर -1। नाउ ए इज इक्वल टू 16, आर रेस टू 5 यानी 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 कितना होता है? 32 एंड -1 31 डिवाइड बाई आर -1 दैट इज 2 -1। तो बचा क्या भाई? न्यूमरेटर में 16 मल्टीप्लाई बाई 31 बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा। तो क्या 11 कहां से आ गया? सॉरी सर, कैलकुलेशन एरर हो गया था बीच में। कैलकुलेशन है आ गया ना भाई? तो वो क्या होगा? हमेशा 16 मल्टीप्लाई बाई 31 ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब जाकर कुछ सही हुआ। देखो भाई, यहां पर देखो ध्यान से। हम्म हाँ, एस फाइव करना था यार। क्या करना था? एस फाइव। ये क्या हो रहा है यार? बराबर से टाइप ही नहीं हो रहा। एस फाइव इज इक्वल टू ए। कुछ तो गड़बड़ है यार अभी भी। एक मिनट, हाँ भाई। हाँ चलो, एस फाइव इज इक्वल टू ए आर रेस टू 5 -1 डिवाइड बाई आर -1। ए इज इक्वल टू आपका 16 आ रहा है, आर इज इक्वल टू 2 रेस टू 5 -1 डिवाइड बाई 2 -1। तो बचा क्या भाई? 16 मल्टीप्लाई बाई 32 -1 दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 31, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर जो बात करते हैं हम, अरे सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अभी अभी आया कुछ? व्हाइट बोर्ड आ गया? सर वाइट बोर्ड ही खुला हुआ था। अभी अभी दिख रहा है पूरा ये एस फाइव इज इक्वल टू समथिंग? सर ओके, तो ये वाला अभी मैं फिर से करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ था? दो सीक्वेंस दी हुई थी, 2 4 8 16 32, और दूसरी है हमारे पास 128 32 8 2 एंड 1/2। अब ये कहते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नई सीक्वेंस बनती है उसका सम कितना होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 128 256, 4 मल्टीप्लाई बाई 32 128, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाई 1/2 दैट इज 16। तो अगर ये हिसाब से करेंगे तो ये है डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। तो यहां से करेंगे तो ए इज इक्वल टू 256 मिलेगा और आर इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा था। बट मैंने क्या बोला कि जब इसका समेशन ही करना तो इसको उल्टा कर लिख दो।
इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 32, 64, 128 एंड 256। तो अब a इज इक्वल टू 16 हो गया एंड r इज इक्वल टू 2 हो गया। अब करना क्या है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म और पांच टर्म, इनका समेशन ही करना है। तो s5 इज इक्वल टू वी कैन राइट 16 दैट इज a, r रेस टू n दैट इज 2 रेस टू 5 माइनस 1। यार, और जब हम इतना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 31। चलो अगला क्या क्वेश्चन है भाई, अगला क्या क्वेश्चन है जो 496 के बराबर आएगा। अगला क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहाँ पर अभी नहीं विजिबल होगा लेकिन थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास अगेन है दो सीक्वेंस है ए आर, ये सॉल्यूशन 20 की बात कर रहा हूँ, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई, अरे दूसरी सीक्वेंस है हमारे पास ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेस टू एन माइनस। ये दोनों सीक्वेंस अलग है, ये पहली सीक्वेंस है, ये दूसरी सीक्वेंस है। इनके प्रोडक्ट को हमें क्या बताना है, जीपी है। इनका जो प्रोडक्ट है वो जीपी है, ये बताना है। भाई सभी को आवाज क्लियर आ रही है भाई? अच्छा क्वेश्चन, समझने लायक क्वेश्चन है भाई। सभी लोग बता दे आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो, यस हाँ आवाज आ रही है ना। तो हमारे पास एक ये सीक्वेंस है, दूसरी ये सीक्वेंस है। इनके प्रोडक्ट को हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है, दैट इज जीपी बताना है। अब जीपी बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जीपी हम तभी बता सकते हैं जब किसी भी दो टर्म के बीच में हमें कॉमन रेशियो मिलता हो। कॉमन रेशियो अगर दो टर्म के बीच में मिल जाएगा तो ये इनके प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनेगी उससे हम जीपी बता सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट को पहले हम निकाल लेते। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए आर ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर रेस टू एन माइनस 1, ए आर रेस टू एन माइनस। चलो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है तो इनके बीच में कॉमन रेशियो कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए ना। अब हम करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये हमारे लिए AN हो जाएगा ना। A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू ए आर कैपिटल और स्मॉल, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है सभी। तो ये ए निकल गया भाई, ये भी ए निकल गया, तो बचा क्या, आर आर। चलो ये तो A2 डिवाइड बाई, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, हर एक सीक्वेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो हम सब तो करने नहीं वाले, सब नहीं करने वाले हैं, तो हम थोड़े और कर लेते, A3 डिवाइड बाई A2 भी कर लेते। तो A3 हमारा है ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, A2 हमारा है ए आर और ए आर। सो ए कैंसल, ये ए कैंसल, आर यहां से निकल जाएगा, आर यहां से निकल जाएगा, तो ये भी कितना बच रहा है, आर। सो अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, सो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बिकॉज वी हैव कॉमन कांस्टेंट रेशियो आर इज इक्वल टू आर आर। ये सब मत लिखना है, कॉमन कांस्टेंट आर इज इक्वल टू आर आर लिखेंगे तो भाई मैथमेटिकली बोलेगा ये कैसी बात है, आर इज इक्वल टू, तो सिर्फ इतना लिखना, कॉमन रेशियो हमें यहाँ पर मिल रहा है आर और आर आर के बराबर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट गिवन और द ए गिवन सीक्वेंस विच इज प्रोडक्ट ऑफ पहली सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस एंड दूसरी, ये दोनों के सीक्वेंस का प्रोडक्ट करने से जो सीक्वेंस मिली, ये अब हम बता सकते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि कॉमन कांस्टेंट रेशियो हमें यहाँ पर मिला आर और कैपिटल आर के बराबर। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट था लेकिन है बाकी आसान। भाई सभी के पास क्वेश्चन है क्या, क्योंकि अभी मैं अगर क्वेश्चन की स्लाइड खोलूंगा ना तो वहां पर क्या होगा, ये अटक जाएगा, मुझे पता है। इसलिए भाई सभी के पास क्वेश्चन है, नहीं हो तो हम यहाँ पर पहले बता देंगे और डिस्कस कर लेंगे। चलो तो 20 वाला सभी को क्लियर है,
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड 21 की तरफ बढ़ते हैं। चलो 21 फटाफट से कोई क्वेश्चन पढ़ दो ताकि सभी को पता चल जाए। 21 वाला क्वेश्चन फटाफट से पढ़ दो। 21 भाई कौन पढ़ेगा? आर्यन। यस सर। 21 वाला क्वेश्चन पढ़ दो तो थोड़ा। Yes, sir. Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. तो करना क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट नहीं करना। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड टर्म जो है वो पहली टर्म से 9 बड़ी है। सभी ने सुना भाई? थर्ड टर्म जो है यानी कि E3 जो है वो पहली टर्म से 9 डिजिट बड़ी है। और एक और इंफॉर्मेशन दी है कि दूसरी जो टर्म है ना E2 वो चौथी दैट इज फोर्थ टर्म से 18 जितनी बड़ी है। तो अब ये दोनों डेटा अगर आपको गिवन है, ये दोनों डेटा अगर आपको गिवन है तो आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी वो बताना है, जीपी क्या होगी वो बताना है। अगर ये दोनों डेटा आपको गिवन, तो ये दोनों डेटा गिवन है तो हम कर क्या सकते हैं? कर यही सकते हैं जो गिवन है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो A3 को मैं AR² लिख सकता हूँ और पहली टर्म को तो हम A ही लिखते हैं, तो ये मेरा बन गया एक इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करना चाहूँ तो AR² माइनस A इज इक्वल टू 9। चलो ये हमारा बन गया, बन गया ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन x, क्योंकि 1 और 2 तो मैंने यहाँ पर दे दिया ना भाई। अब इससे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले को। सो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं। A4 को हम क्या लिख सकते हैं? AR³ लिख सकते हैं इज इक्वल टू मतलब प्लस 18। सो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर तो AR माइनस AR³ इज इक्वल टू 18। ठीक है ना भाई? ना अब क्या करेंगे ये तुम मुझे बताओगे, इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हमने सॉल्व किया हुआ है। आई थिंक 14 या 13 के आसपास इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमें करना क्या है। भाई कोई बताएगा हमें करना क्या है यहाँ पर? कोई पहले बताए? तो हम्म सर पहले तो A कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ब्रैकेट्स में R-1 बच जाएगा, R² - 1 बचेगा पहले में, हम्म और दूसरे वाले में हम कॉमन लेंगे AR, हम्म तो उसमें R-1 R² बच जाएगा। ओके, उसको उल्टा लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AR ब्रैकेट्स में R² - 1 इज इक्वल टू -18। मतलब लेंगे कहना तो है आर्यन, आर्यन तुम्हारा ही कहना है ना कि अगर हम ये ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, और यहाँ से भी अगर हम AR निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस AR² इज इक्वल टू 18। ठीक है, यही कहना है। अब इन दोनों का क्या करें? रेशियो ले ले। ठीक है, ये सर। AR R²। अच्छा अप्रोच है यार, इनोवेटिव अप्रोच है, सही में इनोवेटिव अप्रोच। मेरा अप्रोच कुछ अलग है। चलो पहले आपके अप्रोच से देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको कॉमन निकालने के बाद, इसको -18 लिखना पड़ेगा ना भाई। हमने इधर 1 माइनस R² था तो R² -1, तो इधर -18 लिखना पड़ेगा ना। इसके डिवाइड में ये वाला इक्वेशन डाल देते, ये वाला इक्वेशन इसके डिवीजन में डाल देते, ये क्या हो जाएगा? R² -1 9। नाउ ए कैंसल, R² -1 कैंसल, R² -1, तो R इज इक्वल टू -2। R इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया अप्रोच, गुड अप्रोच। चलो दिमाग चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान लो कि किसी को ऐसा समझ में नहीं आया, मान लो कि किसी को ऐसा समझ में नहीं, तो उसके लिए अनदर अप्रोच की अगर हम बात करें, अप्रोच 2। और अप्रोच क्या है पता है? यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि अगर मैं इसको, ये x को, इक्वेशन x को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर इक्वेशन x को मैं r से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा पता है? AR³ माइनस AR इज इक्वल टू 9R बन जाएगा। ठीक है ना भाई, 9R बन जाएगा। x को मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया, और y तो एज इट इज रहेगा भाई, y एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ।
y का सीक्वेंस में कैसे चेंज कर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर माइनस 18। अब कर लो इनका माइनस प्लस माइनस, तो बचेगा क्या पता है, 9r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइड बाई 9, तो r इज इक्वल टू माइनस। भाई सभी को ये दोनों अप्रोच समझ में आया क्या? दोनों अप्रोच अच्छे हैं, दोनों अप्रोच अपने अपने हिसाब से बेहतर है। आपको जो अप्रोच अच्छा लगे वो अप्रोच आप कर सकते हो, या तो इक्वेशन को बैलेंस कर लो, या तो फिर आर्यन ने जो बताया कि इधर से कॉमन निकालो और फिर रेशियो ले लो, ये भी अप्रोच आसान है, ये भी अप्रोच आसान है। बट ये कॉमन निकालने वाले में होगा कि यहाँ पर तो आसान था, यहाँ पर तो आसान था, कॉमन निकालने वाले में हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो जाए, कॉमन ना भी निकले, तो वहां पर यही अप्रोच सही रहेगा कि हम इक्वेशन को सेम करने की ट्राई करें, इक्वेशन को सेम करने की ट्राई करें, और इक्वेशन एक बार सेम हो जाए फिर उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाए। तो r इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम कर देते हैं, ये वाले अप्रोच को थोड़ा सा हम जाने देते हैं ताकि हमें और जगह मिल जाए। चलो, तो r इज इक्वल टू -2 तक सबको समझ में आ गया, r इज इक्वल टू -2 आ गया। अब r आ गया तो a भी निकल जाएगा, r जब आ गया तो a भी आ जाएगा। नाउ वी हैव r इज इक्वल टू -2, तो अब कहीं पर भी रख दो यार, जहां आपका मन करे, कहाँ आपका मन कर रहा है, तो a मल्टीप्लाई बाई, इधर रख देता हूँ, ठीक है, इधर a मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 9। कितना आ रहा है भाई, a कितना आ रहा है, आर स्क्वायर तो 49, 3 आ रहा है, कैसे कैसे 3 आ रहा है भाई, कैसे 3 आ रहा है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 9 था, तो a इज इक्वल टू हमारा, अच्छा इधर तो a ही होगा ना भाई, इधर तो a ही होगा, a तो हमें निकालना है, a तो हमें निकालना है ना, ए आर स्क्वायर हमने किया तो इधर 14 हो गया, और इधर हमारे पास 4a हो गया, और इधर हमारे पास a प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 3। नाउ ए भी मिल गया, आर भी मिल गया, तो जीपी बतानी है भाई, जीपी बतानी है 3, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड सो ऑन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गया हमें, कितना आसान था। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो लर्निंग थी वो यही कि आप इक्वेशन को अरेंज कैसे करते हो, या तो रेशियो से आप कट करके आप अपना आर निकालते हो, या तो फिर इक्वेशन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके आप अपना आर निकालते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अप्रोच बनाना। एक बार आपको ए और आर मिल गया फिर तो आप आराम से जीपी बना सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाकर बता दिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 21 भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ 22 की बात करते हैं। अभी 1 मिनट में ट्राई करता हूँ कि वो फिर से स्टार्ट हो गया क्या। वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चलो भाई 22 भी पढ़ ही दो आप, अभी वो पीपीटी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो लोड ही ले रहा है। 22 आर्यन, 20, Yes, हाँ sir. 22 में क्या लिखा हुआ है? If the pth, qth, and the rth term of a GP are A, B, and C respectively, हम्म prove that A raised to the power Q minus R, हम्म B raised to the power R minus P, C raised to the power P minus Q is equal to 1. तो क्या हमें ये प्रूव करना है, ए क्यू माइनस आर, एक मिनट, क्यू माइनस आर, बी आर रेस टू माइनस पी, और सी पी माइनस पी रेस टू माइनस सी रेस टू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 प्रूव करना, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो, और गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म और पेथ टर्म दी हुई है ना, पेथ टर्म ए पी इज इक्वल टू ए, और उसके बाद क्यू टर्म दी हुई है ए क्यू इज इक्वल टू हमारे पास बी है,
और उसके बाद ए आर जो है वो हमें यहाँ पर सी दी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो यहाँ पर वो ये कि नोटेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नोटेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। Sir, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? हेलो, Yes, sir. हाँ सर अब आई। Bye bye. रही है ना? ओके, मैं सॉल्व करने में था, मैंने तुम्हारे कमेंट देखे ही नहीं। ठीक है, जो लिख रहा हूँ वो तो दिख रहा है ना सभी? हाँ सर। ओके, चलो। तो अभी तक मैंने काफी लिख दिया और काफी समझा दिया भाई, जो लिख रहा था वो तो दिख ही रहा था। चलो, तो काफी हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। सिर्फ आवाज का ही प्रॉब्लम था, आवाज नहीं आ रही थी, बाकी यहाँ पर आपको तो दिख तो रहा ही है। तो अब यहाँ पर देखो, ए की अगर बात करें तो ए के अंदर से क्यू है इस तरफ प्लस में, और इस तरफ माइनस के, ये भी निकल गया। इस तरफ माइनस आ रहा है, इस तरफ प्लस आ रहा है, इस तरफ माइनस भी है प्लस भी। तो ये ए का पावर क्या हो गया भाई? ए का पावर तो जीरो हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए रेस टू जीरो, ए रेस टू जीरो। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ आर की बात करें, आर के पावर की बात करें, तो यहाँ पर पी क्यू पॉजिटिव में है, पी क्यू नेगेटिव में है, निकल गया ये भी, पी क्यू पॉजिटिव में, पी क्यू नेगेटिव। पी आर जो है, पी आर की बात करें तो ये पी आर निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर आर पी है, दोनों निकल जाएंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस पी प्लस पी, माइनस आर प्लस आर, क्यू आर और आर क्यू, तो यहाँ पर आर रेस टू जीरो। तो ये किसके बराबर है? 1। भाई आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. हाँ, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये। यहाँ पर थोड़ा अटेंशन आपका रिक्वायर्ड था। अटेंशन आपका परफेक्ट होगा तो आपका ए रेस टू जीरो, आर रेस टू जीरो, और किसी का भी अगर पावर जीरो होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो मैं इतना यहाँ पर मशगूल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्यूरेटली एक्यूरेटली मुझे सॉल्व करना था, इसलिए मैंने आपके कमेंट ही नहीं देखे। अब बीच में आवाज चली गई, आवाज चली गई तो मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो भाई आपका भी जो यही अटेंशन होना चाहिए कि आजू बाजू क्या चल रहा है पता ही नहीं होना चाहिए, तब जाके ये एक्यूरेटली सोल्व होगा। नहीं तो यहाँ पर गलती करने के इनफाइनाइट चांसेस है। कितने? इनफाइनाइट चांसेस है, और कहीं पर भी गलती कर ली आपने तो फिर ये इस तरीके से जो एक्यूरेटली यहाँ पर सॉल्व हुआ है वैसा नहीं होगा। कुछ नहीं करना था यार, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। क्वेश्चन देखकर आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो जो गिवन था बस उसको एक अच्छे से एक्यूरेसी के साथ हमें सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर आ ही जाता। ठीक है, सभी को ये वाला समझ में आ गया क्या? रिपीट करूं मैं कुछ? हो सकता है आवाज की वजह से कोई स्टेप ना भी समझ में आया। आ गया क्या सभी को? नहीं सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ना। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी, फर्स्ट टर्म जो है उसको जनरली हम ए लिखते हैं, स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए लिखते हैं और कॉमन कांस्टेंट रेशियो को हम आर लिखते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर की जो टर्म्स है उसके अंदर ए और आर गिवन है, तो ये ए और आर जिसको हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मानते थे, वो ए और आर और क्वेश्चन के अंदर जो गिवन ए आर है वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए मान लिया, फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए मान लिया, और कॉमन कांस्टेंट रेशियो को हमने कैपिटल आर मान लिया। बस बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी। अब पीथ टर्म जो है, पीथ टर्म वो ए है। सो हम एन टर्म पता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन। तो पीथ टर्म क्या होगी? ए। ठीक है, पहली टर्म, तो पहली टर्म को तो हमने कैपिटल ए माना है तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल ए। उसके बाद कॉमन कांस्टेंट रेशियो आर, स्मॉल आर लेते थे लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना? कैपिटल आर माना, तो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर। रेस टू पी माइनस वन, ठीक है, कोई भी एन टर्म होती तो एन माइनस वन लिख, तो पी टर्म है तो पी माइनस वन लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि
pth टर्म को a बोलते हैं तो उसका सिंप्लीफाई क्या होगा, कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R रेज टू p माइनस 1 इज इक्वल टू a। सिमिलरली क्यूथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय R क्यू माइनस 1b। और इसी तरीके से हम rth टर्म को a कैपिटल R R माइनस 1 इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। जब ये तीनों लिख दिया बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है जब आपने इसको लिख लिया। फिर तो क्या किया, फिर कोई हमने कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया, फिर तो जो गिवन है उसी के अंदर वैल्यू रखते गए। नाउ हमें प्रूव करना है a रेस टू q माइनस r, b रेस टू r माइनस p और c रेस टू p माइनस q इक्वल टू 1। तो हमने a की जगह क्या रख दिया, स्मॉल a की जगह क्या रख दिया भाई, स्मॉल a की जगह हम लिख सकते हैं ना pth टर्म। pth टर्म क्या है, कैपिटल A r रेस टू p माइनस 1, ठीक है। तो हमने रख दिया कैपिटल A, उसके बाद r रेस टू p माइनस 1, ये है ना यहाँ पर रखा a r रेस टू p माइनस 1, उसके भी रेस में, उसके भी पावर में q माइनस r, तो उसके भी पावर में q माइनस r लगती है। फिर b हमारा क्या है, b तो क्यूथ टर्म है, तो क्यूथ टर्म क्या होती है, a r रेस टू q माइनस 1, तो हमने रख दिया a r रेस टू q माइनस 1। फिर उसके भी पावर में r माइनस p, तो उसके भी पावर में r माइनस p रख दिया। फिर c क्या है, कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय r रेस टू स्मॉल r माइनस 1, ये हमने r टर्म निकाली ना, ठीक है। तो उसके भी पावर में p माइनस क्यू, ठीक है, c के पावर में p माइनस क्यू, तो यही तो c है, तो इसके पावर में p माइनस। जब हमने इतना कर दिया, अब तो सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पूरा देखा कि इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा a is raised to 0 r raised to 0। जब a raised to 0 r raised to 0 आ गया, दैट इज 1। किसी के भी पावर में अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, 22 हो गया, 23 की बात करते हैं। 23 वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन होगा क्या, देखते हैं क्या बनता है इसका। सबका ध्यान चाहिए भाई, और नहीं आवाज आए तो बोलते जाओ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपको आवाज आती है तब भी आप नहीं बोलते, और नहीं आती तो नहीं बोलते, तो मुझे लगता है कि आ ही रही होगी, ठीक है ना। अभी तो आ रही है ना आवाज, हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ तो 23 वाला करते हैं भाई। 23 वाले में क्या लिखा है आर्यन, If the first and the nth term of the GP are A and B respectively. अब एक मिनट, आर्यन ने क्या बोला पता है, अभी जिसके पास नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ कि पहली टर्म को हम ए बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, और nth टर्म को हम बी बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है बी। चलो इतना अभी आर्यन ने पढ़ा, सबको क्लियर है भाई। पहली टर्म को हम ए बोलते हैं और nth टर्म को बी बोलते हैं, इतना क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। और If P is the product of n terms, बस P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ पहली टर्म, दूसरी टर्म है हमारी ए आर, तीसरी टर्म है ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से ए आर रेस टू एन माइनस 1 nth टर्म है, इनका प्रोडक्ट पी है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है अभी तक। पहला क्या गिवन था, पहली टर्म को ए बोलते हैं, nth टर्म को बी बोलते हैं, और इनके प्रोडक्ट को, यानी ये पूरी सीक्वेंस के प्रोडक्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। चलो अब आगे बढ़ो। prove that P square is equal to AB raised to the power n. नाउ अभी एक पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू एन, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है वो मैंने पहले सबको समझा दिया भाई। गिवन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी ही बोल देना। गिवन है पहली टर्म को ए बोलते हैं, nth टर्म को बी बोलते हैं, और ये पूरी सीक्वेंस के मल्टीप्लीकेशन को, दैट इज प्रोडक्ट को पी बोलते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू एन, ये हमें प्रूव करना है। चलो सबका क्लियर है सब कुछ, किसी को कोई आइडिया देना है कि कैसे हम शुरुआत करें। सो आइडियाज आर एक्सेप्टेबल। चलो मान लो कि आइडिया नहीं आ रहा किसी को, तो मैं क्या क्या स्टार्ट करूं। ये गिवन है समझा जाए, और ये प्रूव करना है, ये मैंने 3 बार बोल दिया आप सबको।
तो अब ये पहली टर्म जो है जिसको हम ए कहते हैं उसको तो ए ही लिखेंगे, और जिसको nth टर्म बोलते हैं उसको हम इतना तो लिख सकते हैं ना भाई, ए आर रेस्ट टू n माइनस वन इज इक्वल टू बी। तो मैं आर एच एस से स्टार्ट करूं, आर एच एस इज इक्वल टू ए बी रेस्ट टू n। सो ए तो ए ही रहने वाला है, बी हमारा क्या रहने वाला है, ए आर रेस्ट टू n माइनस वन n। सो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आर रेस्ट टू n माइनस वन, उसका फिर पावर n। तो क्या ऐसा हो जाएगा, ए रेस्ट टू टू n आर रेस्ट टू n n माइनस वन। ठीक है, चलो ये आर एच एस मिल गया। अब आगे क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं आगे, बस जितना करना था मैंने यहाँ तक कर लिया, अब आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, आप सोचोगे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये p जो गिवन है ना, ये जो p गिवन है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये जो मुझे p गिवन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर करूंगा। नाउ p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a r मल्टीप्लाई बाय a r स्क्वायर अप टू a r रेस टू n माइनस वन। भाई ये कौन सी टर्म है, nth term b, nth टर्म। चलो अब ध्यान से कंसेप्ट समझना, ध्यान से समझना, मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर फटाफट से देते जाना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप 3 स्क्वायर लिखोगे, 3 क्यूब लिखोगे ना, 3 बार है तो 3 क्यूब लिखोगे। लेकिन अगर आपके पास 3 प्लस 3 प्लस 3 होता तो इसको आप लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना भाई, ये दोनों समझ में आया डिफरेंस, ये yes 3 sir, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है तो हम 3 के पावर में 3 लिखते हैं, और इसी तरीके से 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में रहते ही जाए n टाइम्स, तो क्या मैं 3 n लिख सकता हूँ, कि n3 लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं भाई, समझ में आया मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या पूछा, थोड़ा क्लियरली और बता दूं, मैंने ये पूछा कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू n टाइम्स है, और एक तरफ आपके पास है 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स है, तो इन दोनों में क्या लिखोगे आप भाई, इसको हम लिखेंगे 3 रेस टू n, और इसको हम लिखेंगे 3 into n, ये कॉन्सेप्ट, वही आपको यहाँ पर a के बारे में समझना है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, nth टर्म है तो ये कितनी बार होगा, n टाइम होगा भाई। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या हो गया इसको, हम यहाँ पर लिख सकते हैं a रेस टू n। भाई सभी को समझ में आया ये a रेस टू n कैसे लिखा मैंने। नाउ अब यहाँ पर बाकी क्या बचा, बाकी बचा r, उसके बाद बचा r स्क्वायर, उसके बाद बचेगा r क्यूब, और ये चलता ही रहेगा r रेस टू n माइनस वन तक चलता ही रहेगा। तो भाई बेस सेम दिख रहा है भाई, सभी का बेस क्या है, r है, तो अब यहाँ पर r खाली है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस वन। अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आएगा भाई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस वन तक करना। तो भाई यहाँ पर पहली टर्म कौन सी है, a इज इक्वल टू 1, डिफरेंस कितना है, कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस 1। एपी की बात चल रही है यहाँ पर, एपी की बात चल रही है, ये जो है ना ऊपर वाला जो पावर में, ये पावर को मैंने यहाँ पर लिख दिया,
ये पावर को मैं यहाँ पर लेके आया, कॉमन डिफरेंस हमें मान, इनका समेशन का फॉर्मूला क्या है, एस एन n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d, ये है भाई। लेकिन ये फॉर्मूला तो nth टर्म का है, हमारे पास तो कितना है, n-1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Sn-1 इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2। ए हमारा 1 है तो 2 का 2 ही रहने देंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 फिर -1, d हमारा कितना है, 1 है। ओके, सो n-1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 कैंसल, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, n-2, n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यही बचेगा कि और कुछ बचेगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस में जाएगा ना, ये प्लस में जाएगा, n+1 और n-, नो n-1 यहाँ पर, एक काम करो, मैं इसको नए पेज पे ले लूँ क्या, इसको नए पेज पे समझते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1 है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एपी। नाउ एपी ऐसी है जिसका पहली टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस है 1, ए भी 1 है और डिफरेंस देख लो, 2 - 1 1 होगा, 3 - 1 2 1 होगा, 4 - 3 वो भी 1 होगा। चलो E = 1, D = 1, तो Sn-1 निकालना है, Sn-1, सो n/2 करते तो n-1 डिवाइड बाई 2, ट्वाइस ए करते थे, ट्वाइस ए, तो ए तो 1 है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन n की जगह क्या रखेंगे, n-1 -1 d, d हमारा क्या है, 1 है, तो इसे कोई लिखने की नीड नहीं है, ये तो 1 ही हो जाएगा भाई ना। अब पहले n-1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 n-2, तो ये 2 को इधर से जाने देते हैं यार, तो ये बचेगा क्या, n-1 डिवाइड बाई, तो ये पता चला Sn-1 जो है वो कितना आता है, n मल्टीप्लाई बाई n-1 डिवाइड बाई 2। ये सबको क्लियर हुआ क्या, बहुत ही आसान है भाई, Yes. सभी क्लियर है ना। ओके, जब हम 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1 करते हैं, तो उसका समेशन कितना आता है, n मल्टीप्लाई बाई n-1 डिवाइड बाई 2। अब ये रिजल्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ये है ना, यही तो है, ये रिजल्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻n मल्टीप्लाई बाई r⁻n n-1 डिवाइड बाई 2, ये तो p है हमारा, ये तो क्या है, p है। अब थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कर लेता हूँ, चलो, अब यहाँ पर p है ना, हमें हमें तो p स्क्वायर को देखना है, p स्क्वायर को। अब p स्क्वायर में करता हूँ, p स्क्वायर में करता हूँ, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, a⁻n मल्टीप्लाई बाई r⁻n n-1 डिवाइड बाई 2 और फिर उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर a⁻2n और ये 2 कैंसिल, तो r⁻n n-1, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, LHS। तो अब ये हमारा RHS आया, ये दिख रहा है, ये हमारा RHS आया और ये हमारा LHS आया, क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं, therefore we can say that LHS is equal to RHS। भाई ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, तो फिर से सॉल्व कर, हो सकता है क्योंकि काफी पेचीदा और अच्छा क्वेश्चन था। किसी को ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या अभी तक, कि सबको आगे क्या समझ में, कुछ डाउट होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जीनियस कहलाओगे भाई। भाई सभी को आ गया कि पहले से एक बार समझा दूं क्या, हाँ सर। ओके चलो एक बार देख लेते हैं, बढ़िया। देखो गिवन क्या था भाई, गिवन क्या था, गिवन ये था कि पहली टर्म को आप ए बोल दो, पहली टर्म को आप ए बोल दो, एक मिनट,
पहली टर्म को आप ए बोल दो और nth टर्म को आप बी बोल दो, ये गिवन था। पहली टर्म को ए बोल दिया और nth टर्म को बी बोल दिया। और अब बात करें तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही कहा था कि ये जो सीक्वेंस है इनकी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। इनकी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। सो ए मल्टीप्लाई बाई ए आर मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अप टू ए रेस टू n माइनस वन, ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रोडक्ट। और इसको हमने पी कह दिया। चलो बहुत बढ़िया। प्रूव क्या करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू n, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो गिवन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। पहली टर्म तो पहली टर्म रहेगी, nth टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर रेस टू n माइनस वन, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, बी नाम दे दिया। तो ए आर रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू बी। तो ये हो गया ए आर रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू बी। नाउ अब हमारे पास राइट हैंड साइड में है ए बी होल रेस टू n। तो राइट हैंड साइड को पकड़ा मैंने, राइट हैंड साइड को पकड़ा तो ए की जगह, ए तो फर्स्ट टर्म है तो ए की जगह ए ही लिखूंगा। बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू n माइनस वन। तो ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू n माइनस वन होल रेस टू n। आर एच एस जो गिवन है उसी को ही लेकर चल रहा हूँ, उसी को ही लेकर। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अब यहाँ पर मुझे ए भी दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या, ए स्क्वायर हो गया तो आर रेस टू n माइनस वन, और उसके सबके पावर में n तो है ही। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ए रेस टू ट्वाइस एन आर रेस टू n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन। तो ये हो गया भाई इस तरीके से। चलो ये तो राइट हैंड साइड हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पर आगे मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड लेने की बजाय सबसे पहले p को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्योंकि एक बार p को सिंप्लीफाई करूंगा फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो p स्क्वायर ही करना है। तो p को सिंप्लीफाई किया तो p गिवन क्या था कि ये सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस था। तो प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस a मल्टीप्लाई बाई ए आर सेकंड टर्म थर्ड टर्म और इस तरीके से nth टर्म तक अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो उसको p कहते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन। तो यहां से मैंने आपको क्या समझाया कि सभी टर्म के अंदर a तो है, तो a कितनी बार होगा, जब nth टर्म है तो a जो होगा वो n टाइम होगा। तो यहां से मैंने समझाया था कि अगर 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में 3 बार है तो हम 3n लिखते हैं। तो अगर 3 जो है 3 लिखते हैं अगर 3 बार है तो अगर 3 जो है वो n टाइम तक मल्टीप्लीकेशन में होगा तो हम इसे 3n लिख सकते हैं, और प्लस में होता तो 3n लिख देंगे ओनली। तो अब इसी तरीके से a जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में तो हम इसे a रेस टू n लिखेंगे, a रेस टू n लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो क्या था, r रेस टू, अब ये यही बचा ना, r रेस टू वन, r रेस टू टू, r रेस टू थ्री, ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में। बेस सबका सेम है दैट इज r। तो हम क्या लिख सकते हैं, a रेस टू n तो था ही, r रेस टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी गाड़ी अटकी थी कि r रेस टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर रेस टू n माइनस वन को क्या लिखे। तो इसका मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 तक होगा। तो ये हमारी AP बन गई। जब AP बन गई तो a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। जब a और d है तो s माइनस s यानी समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 टर्म का हम आसानी से समेशन कर सकते हैं। n माइनस 1 टर्म का समेशन किया तो हम sn क्या करते हैं भाई, sn इज इक्वल टू n बाई टू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d, ये है sn का फॉर्मूला। लेकिन हमें nth टर्म तो नहीं चाहिए, हमें तो n माइनस वन चाहिए। तो हमने क्या लिखा, n की जगह n माइनस वन रख दिया सब जगह, n माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई a तो हमारा वन था तो टू मल्टीप्लाई बाई वन प्लस n माइनस वन। तो n की जगह भाई क्या रखना है, n की जगह n माइनस वन, तो n की जगह n माइनस वन रख दिया। लेकिन उसके बाद माइनस वन भी तो है तो माइनस वन भी रख दिया। मल्टीप्लाई बाई d, d हमारा वन मिल चुका है तो वन मल्टीप्लाई कर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, टू प्लस n माइनस टू। तो ये माइनस टू प्लस टू गया तो बचा क्या, n। तो वी कैन राइट एस n माइनस वन इज n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये भी हो गया। चलो तो अब हमें ये जो आंसर मिला ना, ये इसका आंसर मिला 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू n माइनस वन का आंसर क्या मिला, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन डिवाइड बाई टू। चलो इसका आंसर मिल गया। अब हम फिर से यहाँ पर आए, हमारी गाड़ी यहाँ पर अटकी थी। तो अभी हमने जैसा कि प्रूव किया कि 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू n माइनस वन को हम ये लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये तो लेकिन हमारा p है। अब हमने LHS लिया, LHS में क्या करना है हमें,
पी स्क्वायर करना है तो पी स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर डालेंगे, इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए रेस टू 2n, ए रेस टू 2n। अब ये यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, n n माइनस वन, तो ए रेस टू 2n आर रेस टू n n माइनस वन। और हमने जो RHS लिया था वो भी तो ये सेम ही था, यानी कि अब LHS इज इक्वल टू RHS हो चुके हैं। यही तो प्रूव करना था ना भाई, यही प्रूव हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस टू एन, ये अगर सिंप्लीफाई करने से देखते जाते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS बन जाते हैं। दैट्स इट। मान लो कि अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, तो अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पर्टिकुलर डाउट पूछे कि ये स्टेप के बाद समझ में नहीं, अभी मैंने जो समझाया वो पूरा का पूरा ही समझा दिया आपको। चलो, है क्या किसी को कुछ डाउट? पहले तो ये बताओ यार, आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि आज आवाज का काफी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आवाज आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं, और यहाँ पर इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पर अभी एंड तो कर देते हैं, लेकिन इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए अगर किसी एक में भी डाउट है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन किए, क्योंकि ये सेशन में हमें टेक्निकल थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो या सॉल्यूशन क्लियर ना हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले से ही थोड़ा टेक्निकली अच्छे हो जाएंगे, अच्छा मतलब कनेक्शन वगैरह ठीक कर लेंगे, और फिर इसको हम ध्यान से देखेंगे कि जहां पर भी अगर इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं तो हम उससे ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करके भी देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं हम थर्सडे को होगा हमारा लेक्चर, तो थर्सडे को ही मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय बाय, वेलकम वेलकम। और नोट्स बनाते जाना भाई, सभी लोग नोट्स बनाते जाना। ठीक है, और नोट्स बनाओगे तो सबसे बड़ा फायदा ये है, नोट्स बनाओगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने हिसाब से लिखोगे ना मैथमेटिक्स के अंदर। आप जब अपने हिसाब से लिखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये स्टेप के बाद तो मुझे नहीं आता लेकिन सर ने तो समझा दिया था। ठीक है, तो जब सर ने समझा दिया था लेकिन मुझे नहीं आता तो मुझे सर को डाउट पूछना चाहिए, और जब आप डाउट पूछोगे तो ऐसे ही तो डाउट सॉल्व होंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि 1 बाय 1 अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं, एक्सरसाइज वाइज या एग्जाम्पल है, सबका क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन समझकर, सिर्फ और सिर्फ उतारा नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझकर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखना है। और जहां पर भी डाउट हो तो मैं इसीलिए तो बैठा हुआ हूँ, मुझे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी भी या कहीं भी, लेक्चर के बाद, लेक्चर के अलावा के टाइम में भी। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।